नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो से एक जबरदस्त भाषण दिए हैं और टोक्यो से उन्होंने संदेश दिया है। संदेश ये दिया है कि हमारे जो पुराने साथी हैं, उनके साथ मिल करके हम क्या कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जापान में 2 दिन रहेंगे, 29 और 30 अगस्त को। 30 अगस्त की संध्या काल में संभवतः वो चाइना जाएंगे। 30 को ही शायद चाइना पहुंच जाएंगे और जापान के बाद चाइना में वो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो लगभग 30 वर्ष हो गया है, 29 वर्ष 1996 में इसका गठन हुआ था और तब रशिया के चाइना के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसका गठन करने में, इसके गठन में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। और जो प्रारंभिक देश थे उसमें चाइना, रसिया, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे देश थे। और बाद में धीरे-धीरे ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूएन से भी डील करना शुरू किया, एशियान से भी डील करना शुरू किया और अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो दुनिया भर में जैसे ब्रिक्स है, उनके साथ भी डील करना शुरू किया। हर तरह के ये मुख्य रूप से जो एससीओ है, वो जो एशियन पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एशियन कॉन्टिनेंट का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अब एससीओ के सदस्य भारत भी हैं, पाकिस्तान भी है, लेकिन एससीओ के सदस्य जापान नहीं है उस रूप में अभी। जरा देखना यार, एससीओ के सदस्य जापान है कि नहीं। एक सेकंड। हाँ, एडिट करना पड़ेगा तुमको। जापान एससीओ का सदस्य है। दस सदस्य देश है ना। है? नहीं है ना। भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, अफगानिस्तान नहीं है। ठीक है। हालांकि जापान एससीओ का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत अब रूस, चीन और जापान के साथ अपनी मित्रता को मजबूत करने के मिशन पे निकल चुका है। और प्रधानमंत्री ने इस प्रकार से अमेरिका को सख्त लहजों में, जो लहजा कोई बोला नहीं, उन्होंने कुछ बोला नहीं, बिना बोले अमेरिका को संदेश दे दिया। आप 50 कर दें, 100 कर दें, 1000% कर दें, आपकी बला से। आप करते रहिए, बढ़ाते जाइए। मित्रों, भारत अब जिस राह पर चलने की तैयारी कर रहा है, भारत को उस राह पर पहले चलना चाहिए। भारत में जितनी कुरीतियां हैं, उस कुरीतियों की जड़ में अमेरिका है। अमेरिकी गवर्नेंस है। वो डेमोक्रेसी के नाम पर इमोरालिटी का दुनिया में सबसे घटिया उदाहरण अगर कोई हो सकता है, तो वो अमेरिका है। और इसीलिए आज अगर प्रधानमंत्री ने जापान को अपना पहला ठिकाना चुना है, इस टैरिफ के बाद जो पहली यात्रा प्रधानमंत्री विदेश की कर रहे हैं, तो पहला ठिकाना उन्होंने जापान चुना है। और ये नेशनल समिट हो रहा है, इंडो नेशनल समिट हो रहा है। उस समिट को पहला उन्होंने
डेस्टिनेशन चुना। क्यों चुना? मित्रों, जापान एक ऐसा डिपेंडेबल फ्रेंड है भारत का, जो हर विपरीत परिस्थिति में भारत के साथ खड़ा रहा है, और आज से नहीं, भारत की आजादी मिलने के पहले। इसलिए अगर आज मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री मोदी उन 2025 के सुभाष चंद्र बोस बन गए हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्री इंडिपेंडेंस अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने उस वक्त जापान का सहयोग मांगा था सुभाष बाबू को, और सुभाष बाबू का जो आर्मी थी उसको जापान ने खुल करके समर्थन दिया था। और वो लंबा हो जाएगा विषय, लेकिन इतना आपको संक्षेप में कह दें कि सुभाष बाबू के उस आर्मी की वजह से, जिसे जापान समर्थन कर रहा था, अंग्रेज को पीछे हटना पड़ा। बाद में हालांकि हमने आंदोलन का श्रेय एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया और कुछ व्यक्तियों को दे दिया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की भूमिका को कम करके आंकना सबसे बड़ी भूल होगी। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जब 1956 में एटली जब भारत आए, तो उन्होंने बंगाल के गवर्नर को इंटरपर्सनल बातचीत में यह बात बताई कि एक तरफ तो सुभाष बाबू का जोर था, दूसरी तरफ जो सेना में विद्रोह हो रहा था, और भारत को सस्टेन करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूरी में हमें आजादी देनी पड़ी। खैर, वो एक अलग विषय है। अभी प्रधानमंत्री मोदी अपने उसी पुराने दोस्त की तरफ देख रहे हैं, लौट रहे हैं। जापान के साथ हमारी व्यापारिक डील, हमारी सांस्कृतिक डील बहुत जबरदस्त है। हम कल्चरली भी बहुत करीब हैं। बुद्ध का देश है और बुद्ध को मानने वाला देश जापान भी है, और इसीलिए बोधगया में न सिर्फ जापानियों का प्रेजेंस है, जापानी वहां पर आते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए, बल्कि जापान का भारत में निवेश एक बहुत बड़ा कारण हमारे यहां बुद्ध का होना है। हम बुद्ध स्टेट हैं, ये जापान को अच्छा लगता है। और जापान गवर्नेंस के मामले में दुनिया में सबसे बेहतरीन मॉडल है। वहां की मोरालिटी, वहां के समाज की जो नैतिकता है, उससे आप सीख ले सकते हैं। और मैं अगर कहूं कि मैं तो बहुत पहले से कहता रहा हूं कि भारत को अगर कोई मॉडल अपनाना चाहिए, वहां के करप्शन को आप छोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत तो हर जगह रहता है, तो उस मॉडल को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जापान से सिर्फ सीख ही सीख है। जापान से संबंध अगर आपका अच्छा है तो आप समझिए आपकी बल्ले बल्ले है। दुर्भाग्यवश पिछले 77-78 वर्षों में हमने एक डिपेंडेबल अलाय बनाया उसको, जो महाधूर्त स्टेट है। हमने अपना पूरा ब्रेन ड्रेन करवाया, यहां से इंटेलेक्ट तैयार किया, एक्सपोर्ट किया अमेरिका, और आज सब हमारे ही खिलाफ खड़े हो गए, और भारतीय वहां पर वल्नरेबल सिचुएशन में बनते जा रहे हैं। लेकिन पहला दोस्त चुना प्रधानमंत्री मोदी ने जापान को। बहुत बधाई प्रधानमंत्री को। अब एक ऐसे दोस्त, मित्रों, दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो किसी भी परिस्थिति में भारत के साथ खड़े होंगे। अगर भारत की कोई विपरीत परिस्थिति भारत के सामने खड़ी होती है, और उसमें जापान भी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे भरोसेमंद अलाय अभी तक रहा है, वो है रूस। आपके पास जम्मू कश्मीर नहीं होता अगर रूस आपका साथ न दिया होता, और कई मौकों पर रूस ही वो देश है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपने वीटो का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर को, जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो बाकी देश थे जो कश्मीर को भारत से अलग ले जाना चाहते थे, वो रूस ही था जो हमारे साथ खड़ा रहा और कहा कि नहीं, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसका खंडन नहीं होना चाहिए, इसको टूटना नहीं चाहिए। ये है रूस। 1965 में हमारे साथ खड़े रहे, 1971 में हमारे साथ खड़े रहे, जबकि उस युद्ध को आप जानते होंगे, 7वां बेड़ा अमेरिका ने भेजा और कैसे फिर
रसिया ने हमारे साथ आकर के चट्टानी एकता दिखाई और चट्टानी समर्थन किया। अब बदले में हमारा अगर व्यापारिक सामर्थ्य चीन से चलता है और चीन हमें आर्थिक रूप से भी मदद करता, अभी ऑपरेशन सिंदूर में उनके डिफेंस सिस्टम को आप आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं। चाइनीज डिफेंस सिस्टम को यूज कर रहा था पाकिस्तान, क्या गत हुई सबने देख लिया। लेकिन रशियन डिफेंस सिस्टम को हम लोग यूज कर रहे थे, भारत यूज कर रहा था, और उसने अपनी गुणवत्ता का पूरी दुनिया में लोहा मनवा दिया। तो जो वो कहता है रसिया, वो करता है। वो एक मित्र राष्ट्र है तो मित्र राष्ट्र बनकर के शुरू से खड़ा है। तो जापान और रसिया और दोनों कोई छोटी मोटी अर्थव्यवस्था नहीं है, बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो है चीन, और चीन से भी एक अनायास हमारी दुश्मनी सिर्फ अमेरिका की कीमत पर बनी हुई है। चीन से दुश्मनी यूं नहीं बन गई है, अमेरिका की कीमत पर चीन से हमारी दुश्मनी बनी हुई है। तो अगर अमेरिका हमसे दुश्मनी निकालना चाह रहे हैं, और शुद्ध व्यक्तिगत दुश्मनी, वहां के लोग हमारे दुश्मन नहीं है, वहां काफी विरोध हो रहा है ट्रंप का ये कहने का। ट्रंप क्यों नाराज में है उसके कारण अलग हैं, उसमें मोदी जी की भी कुछ भूमिका रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इस भूमिका के बारे में मैंने पहले जिक्र किया हुआ है, उसकी अभी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। किनसे क्या, कहां पर क्या गलती हुई, उस पर चिंतन करने का विषय नहीं है। अब जब अमेरिका ने हमें विपरीत परिस्थिति में डाला है, तो मोदी ने यह तय कर लिया। अभी बीच में खबर आई कि जर्मन अखबार ने एक दावा किया कि ट्रंप ने फोन किया है और मोदी ने बात नहीं की है। इसकी पुष्टि भारत सरकार ने नहीं की है, तो उस अखबार की उस खबर पर हम नहीं जाते हैं। हो सकता है कि ये और आग में घी डालने का काम करे कि ट्रंप ने फोन किया, तो ट्रंप ये दिखा देगा कि देखो ट्रंप किसी को फोन नहीं करता है। भारत सरकार ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की कि ट्रंप ने फोन किया या नहीं किया, ना तो खंडन किया ना ही पुष्टि की, कुछ भी नहीं किया। एक अखबार ने रिपोर्ट की, मीडिया में चली, आई गई, हो गई। लेकिन मोदी अपने मिशन पे निकल गए। जापान में जिस तरह से मोदी ने दुनिया को संबोधित किया जापान के बहाने, क्या कहा? मेक इन इंडिया एंड मेड फॉर द वर्ल्ड। कहा हमारे यहां कैपिटल का ग्रोथ नहीं होता है, हमारे यहां कैपिटल मल्टीप्लाई होता है। और जापान के जो भी इन्वेस्टमेंट हैं उसमें से 70% निवेश मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मतलब कई फोल्ड में आपको लाभ मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। इसलिए साफ साफ जापान को कहा, भारत आइए, भारत आपका नैसर्गिक पार्टनर है, आप आइए, निवेश कीजिए, मेक इन इंडिया एंड मेड द प्रोडक्ट फॉर द वर्ल्ड। यह है प्रधानमंत्री का जापान को संदेश और जापान को न्योता। तो हमारा एक्सपोर्ट घटने वाला नहीं है। आप हमारे यहां निवेश कीजिए और प्रोडक्ट बनाइए और पूरी दुनिया में बेचिए, और हमारे यहां जो कुछ भी बन रहा है उसके लिए हम आपका भी हम इकोनॉमी चाहते हैं, उसको भी खोलिए। उतनी आबादी नहीं है जापान की जो हमारे उस पूरे प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सके, कंज्यूमर बेस उतना बड़ा नहीं है, लेकिन उनकी क्षमता बहुत बड़ी है, पेइंग कैपेसिटी बहुत है। तो जो माल हम अमेरिका में बेच रहे थे उस माल को हम जापान में भी बेच सकते हैं। और अमेरिकी निवेश से जो हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा जो प्रोडक्शन सप्लाई लाइन है, वो जो डिसरप्ट हो रहा था वो डिसरप्ट नहीं होगा, प्रोडक्शन लाइन हमारा डिसरप्ट नहीं होगा, क्योंकि जापान से हम रिश्ते सुधार रहे हैं और नया इकोनॉमिक विंडो खोल रहे हैं। ये ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद। अब अगर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जापान के बाद जा रहे हैं प्रधानमंत्री, और वहां पे एससीओ की समिट में पुतिन से मुलाकात होगी, जिनपिंग से मुलाकात होगी, और ये जो 10 सदस्य देश हैं एससीओ के, चाहे वो कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, दो
पर्यवेक्षक देश भी हैं, उसमें अफगानिस्तान भी है और मंगोलिया भी है। ये सारे पर्यवेक्षक देश देश हैं। लेकिन बाकी जो सदस्य देश हैं, उनके साथ हर तरह के सामरिक हो, आर्थिक हो, हर तरह के बातों पर बात खुलेगी और उस पर चर्चा होगी। तो चाइना को भी एक नया विंडो भारत दे रहा है और चाइना को भी लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है जब भारत के साथ दोस्ती प्रगाढ़ की जाए। एक ही महत्वपूर्ण बात आएगी भारत और चाइना के बीच, दोस्ती के बीच में, कि चाइना का अब तक का जो इतिहास रहा है वो अविश्वास से भरा रहा है। अगर चाइना ने भारत को नए विश्वास की किरण दिखा दी तो आप मान के चलिए कि एससीओ का ये जो समिट है, इस समिट में प्रधानमंत्री की मौजूदगी नया विंडो खोलेगा भारत और चाइना के बीच में। अब एससीओ का सदस्य देश एक पाकिस्तान भी आप समझिए वो अमेरिका का मुखबिरी करेगा वहां करके। ट्रंप टैरिफ के बाद भारत ने ट्रंप को फोन नहीं किया, मोदी ने ट्रंप के को फोन नहीं किया, कोई निगोशिएशन नहीं किया। हालांकि डिप्लोमेटिक स्तर पे भारत ये बयान दे रहा है कि हमारे निगोशिएशंस के लिए विंडो खुले हुए हैं, हम बातचीत जारी रखेंगे, उनके तरफ से जो कुछ भी होगा हम करते रहेंगे। ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, ये दिया ही जाना चाहिए, हर देश देता है। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की यात्रा की घोषणा हुई कि पहले जापान और फिर एससीओ की समिट में, इससे साफ साफ प्रधानमंत्री ने संदेश दे दिया कि हम एक नया अलाइनमेंट तैयार कर रहे हैं। जो वर्ल्ड अलाइनमेंट ऐसा है, इस वर्ल्ड अलाइनमेंट की स्थिति देखिए साहब, 42% पॉपुलेशन है इस अलायंस का, पूरे दुनिया के पॉपुलेशन का 42%। और जीडीपी में इस पूरे इलाके की, इस अलायंस का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 23 टू 25% है, छोटा कंट्रीब्यूशन नहीं है। एससीओ देशों और अगर आप जापान को भी ऐड कर लें, इनका जो पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड जीडीपी है, उस जीडीपी में इन इन एसोसिएशन के देशों का कंट्रीब्यूशन 23 से 25% है। पॉपुलेशन एक तरफ बढ़ा, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ा और इकोनॉमी का स्केल भी बढ़ा। तो इस तरह से अगर इस कॉपरेशन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को मोदी और मजबूती देते हैं आकर के, अब रसिया अभी एक वॉर जोन में फंसा हुआ है, नहीं तो रशियन इकोनॉमी से मजबूत इकोनॉमी का कहना क्या, 14 करोड़ 15 करोड़ की आबादी और वो सुपर पावर है। 14-15 करोड़ की आबादी वाला देश सुपर पावर है और वो फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड को कुछ नहीं समझता है, वो सीधे अमेरिका से टक्कर लेता है। चाइना रसिया के खिलाफ नहीं जा सकता है। तो ऐसे जो छोटे छोटे देश, और इसमें मोस्टली जो देश हैं, अब उज्बेकिस्तान है या किर्गिस्तान है या कजाकिस्तान है, ये मोटे तौर पर मुस्लिम कंट्रीज हैं। वहां भी ईसाइयत भी है, लेकिन मोटे तौर पर मुस्लिम कंट्रीज है। अब उनका एसोसिएशन है। अब ऐसी परिस्थिति में इसके पहले सऊदी अरब से अच्छा रिश्ता है ही, खाड़ी देशों से भी भारत के रिश्ते मोदी जी के कार्यकाल में भी अच्छे बने रहे और बल्कि वो परवान चढ़ा। तो चाइना के साथ अगर भारत नया अलाइनमेंट शुरू करता है तो चाइना के लिए भी अपॉर्चुनिटी है और भारत के लिए भी अपॉर्चुनिटी। रसिया भारत का पुराना डिपेंडेबल दोस्त है। अभी उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थ में 5% और माफ कर दिया, कहा और कम कर देते हैं आपकी कीमत, आप लीजिए तेल, तेल खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं, हम देते हैं आपको। 5% और कम कर दिया, टैरिफ भी कम कर दिया। तो ये और इंपैक्ट अच्छा हुआ और भारत को फायदा हो रहा है। तो अगर भारत, चीन, रसिया और जापान, ये 4 बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये छोटी अर्थव्यवस्था नहीं है और ये कौड़ी के देश नहीं है। ये आर्थिक रूप से भी सक्षम हैं, सामरिक रूप से भी सक्षम हैं और अगर इन देशों का रीअलाइनमेंट हो रहा है और नया अलाइनमेंट हो रहा है तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए उनके माथे पर पेशानी के बल दिखने लगेंगे
और ट्रंप को आज के बाद नींद नहीं आएगी, क्योंकि ट्रंप से वो पुतिन से वो मीटिंग कर चुके हैं। कुछ नहीं हुआ उस मीटिंग का। अलास्का में मुलाकात हुई, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो बुलाए, पूरे यूरोपियन यूनियन को बुलाए और यूक्रेन के जेलेंस्की को भी बुलाए। क्या हुआ नतीजा? कुछ भी नहीं हुआ। युद्ध में कोई विराम नहीं है। अब वो कह रहा है कि भैया ये दोनों ही आप अपना तय करेंगे। तो उनको नोबेल पुरस्कार की जो इच्छा है वो नहीं पूरी हो पा रही है उनकी। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है ट्रंप के लिए। और ट्रंप को कौन सलाह दे रहा है कि ट्रंप खुद, जो भारत के साथ इनकी इतनी अच्छी दोस्ती थी, ट्रंप को आखिर कौन सलाह दे रहा है? वहां भी ट्रंप को घेर रहा है और ट्रंप शायद ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ट्रंप उस चक्र में फंस जाएंगे। ट्रंप की ये डिप्लोमेसी ठीक नहीं है, कम से कम भारत के रेफरेंस में। भारत से तो गलती हुई थी पिछले डिस्पेंसेशन में, ये मैंने बार बार कहा है। आज मैं फिर उसका जिक्र करना नहीं चाहता, लेकिन अब भारत अपनी गलती को दुरुस्त कर रहा है। और ये जो तीन बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं एशिया की, उनके साथ अगर भारत ने अपना अच्छा एसोसिएशन, आर्थिक संबंध बना लिए, भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत अपने डिफेंस पर भी अब डिपेंडेबल होने की स्थिति में नहीं है और बड़ी तेजी से सेल्फ डिफेंस को बढ़ाने के लिए डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त निवेश कर रहा है भारत। और अगले 15-20 वर्षों तक भारत, आप मोटे तौर पर आप समझ लीजिए, जो 47 का लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री ने, मुझे लगता है कि अगले 10 वर्ष में भारत डिफेंस में कम से कम आत्मनिर्भर होने की स्थिति में हो जाएगा। इससे बड़ा कोई आर्मी बेस किसी के पास नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा आर्मी बेस अब भारत के पास है, चाइना के बाद। और चाइना के साथ तो भारत अपना रिश्ता सुधार ही रहा है। अब बड़ी ये जो जियो पॉलिटिक्स है, बहुत दूसरी दिशा में चल पड़ी है। और ये एक ऐसे व्यक्ति का जो एक सनकीपन है, उसका नतीजा है ये सनक में आकर के 50% कर देंगे, 100% कर देंगे, करते रहिए टैरिफ। अब नया अलाइनमेंट बन गया। अब नए आर्थिक कॉपरेशन अलग अलग देशों के साथ, जो चाइना के साथ हमारा ऑलरेडी एक अच्छा व्यापारिक संबंध है, लेकिन अब वो खुल्लम खुल्ला होगा, खुलकर होगा। और सामरिक स्थिति में भी भारत चाइना टकराएगा नहीं। अगर आर्थिक व्यापार तेज होता है तो निश्चित रूप से बॉर्डर की जो समस्या है वो स्वतः सॉल्व हो जाएगी। दोनों देश इस पर मान जाएंगे और चाइना इस बात पर मान जाएगा कि भैया हमने जो आपका इंक्रोच किया है उसको वापस कर लेते हैं, क्योंकि हम आर्थिक रूप से दोनों देश समृद्धि चाहता है। और इस मामले में कोई पाकिस्तान नहीं है चाइना। हाँ ठीक है, भारत को लेकिन सतर्क होकर के चलना पड़ेगा। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। आज रसिया भी भारत के साथ खड़ा है। एक बात है, जापान और चीन, इन दोनों में दुश्मनी रही है, इसलिए इस बैलेंस को भी बिठा करके चलना है। आज जापान और चीन कोई दुश्मनी लेकर के नहीं बैठा हुआ है, लेकिन कालांतर में दुश्मनी रही है। तो भारत को ये संबंध बहुत डेलिकेट तरीके से अपने को बीच में तैयार करना पड़ेगा, जहां जापान से भी रिश्ते अच्छे रहें और चाइना से भी रिश्ते अच्छे रहें। रशिया से हमारा रिश्ता अच्छा है ही और अच्छा बनेगा। और ये शंघाई कोऑपरेशन में भारत को एक नया बाजार मिलेगा। उज्बेकिस्तान भी मिलेगा, कजाकिस्तान भी मिलेगा, किर्गिस्तान भी मिलेगा। ये सारे देश भारत को एक नए बाजार के रूप में मिलेंगे। अब ये और बात है कि उन देशों की आर्थिक स्थिति इतनी है कि नहीं कि भारत से इंपोर्ट कर सके और भारत के लिए एक बहुत बड़ा व्यापारिक पार्टनर बन सके। लेकिन जापान की है, रूस की है, चीन की है, परस्पर हम लोग आपस में कर सकते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि आर्थिक हित में कहीं चाइनीज फायदा लेकर के ना चले जाए। इसमें एक ही देश है जिसके ऊपर आप आंख मूंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। अपने आंख और दिमाग दोनों को खोल के रखना पड़ेगा। आज चाइना एक बेस्ट बार्गेनर भी है, लेकिन मोदी भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ रेड कारपेट कर देगा उनके लिए। तो ये बात जो मोदी ने किया, उससे एक बात मान के चलिए, ट्रंप की खाट खड़ी हो गई, अमेरिका की खाट खड़ी हो गई। अब अमेरिका जाएं, फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज के साथ और इंग्लैंड के साथ, उनके साथ भी कोई भारत के बहुत खराब रिश्ते नहीं है। फ्रांस के साथ भी ठीक रिश्ते चल रहे हैं, जर्मनी के साथ भी ठीक रिश्ते चल रहे हैं। इंग्लैंड जो पिछलग्गू रहता है उसको भी अभी कवर में रखा हुआ है। तो अमेरिका को
ये आंख दिखानी बहुत जरूरी थी। मोदी ने वो आंख दिखा दिया और मोदी की इसके लिए आपको तारीफ करनी चाहिए। एक बात और, बड़े लंबे समय से जो चल रहा था, अभी 75 के हो जाएंगे, मोदी रिटायर करने वाले हैं, ये है वो है, सब पर कल मोहन भागवत जी ने विराम लगा दिया। कहा ना टायर्ड है ना रिटायर्ड है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसलिए खलबली अलग मची हुई है। तो मोदी ने अमेरिका की खाट खड़ी कर दी और नया रीअलाइनमेंट चाइना, जापान, रसिया और एससीओ के बाकी जो सदस्य देश हैं, उनके साथ जो भारत का हो रहा है, भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल और स्वर्णिम है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।